हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट 9 करने जा रहे हैं और ये सबसे लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आसान सा टॉपिक है और इसमें अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो आइसोमेरिज्म पढ़ लेते हैं। पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है और फिर देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनकी डिफरेंट होती है। दैट कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स which have same molecular formula but different in properties, physical properties and chemical properties are known as isomer and this phenomena is known as isomerism. नोट्स के लिए आपको अलग से मिल जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आइसोमेरिज्म करवा रहा हूँ वो यहाँ पे केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, लिखने वाला मटेरियल आपको अलग से मिल जाएगा। इसमें केवल ट्रिकी वे से लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम में चाहे आप IIT JEE का दे रहे हो चाहे नीट का दे रहे हो तो आप कुछ ही सेकंडों के अंदर जवाब दे पाओ। तो ये आपको क्लियर कर देंगे। होता क्या मैं बता दूंगा, लिखने वाला मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी, हम स्टार्ट करते हैं आज आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब मैंने ये बताया कि आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज। अब आप ये पूछोगे, सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों? तो उसके केवल दो रीजन्स हैं। ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज सेम बट द ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, आप कहोगे जी नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से क्लियर कर देंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आइसोमर जो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं बट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अब आपके मन में आया कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो क्यों करते हैं? तो मैंने इसमें दो रीजन लिखे, वन बाय वन करते हैं। पहले रीजन फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा या फिर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे? जैसे मान लीजिए मेरे पास C4 और H10 है। ठीक है, जैसे पहला मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ C4H10, CH3 CH2 CH2 CH3 लिख दिया अभी नहीं? ठीक, तो देखिए कार्बन 4 है इसके अंदर और हाइड्रोजन 3 + 2 5 + 2 7 + 3 10। अब मैं इसको ऐसे भी लिखता हूँ CH3 CH CH3 CH3। ये होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होना। इसमें 4 की चेन बन रही, इसमें 3 की चेन बन रही और नॉमेनक्लेचर भी डिफरेंट है इनका। तो ये अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर डिफरेंट कर दें तो भी आपके पास, अब देखो दोनों का बिल्कुल फॉर्मूला सेम है, मैंने केवल क्या चेंज किया, स्ट्रक्चर, तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है इसमें। दूसरा, अब आप कहोगे ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट कैसे, वो समझ में नहीं है, तो उसका भी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3Cl है, तो आपको पता है इसकी शेप जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ Cl ऊपर लगा दिया और जो 3 हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ पे नीचे लगा दिया। सेकंड में क्या करता हूँ CH HCl और H। इस बार मैंने Cl कहाँ लगा दिया, नीचे लगा दिया। एक में तो Cl कहाँ लगा दिया मैंने, ऊपर लगा दिया इस केस में, और इसमें कहाँ लगा दिया मैंने, नीचे लगा दिया। तो ये जो मैंने डिफरेंट किया दैट इज नोन एज ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। और जो ओरिएंटेशन डिफरेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसको हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलते हैं?
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और इसको हम कौन सा आइसोमेरिज्म बोलेंगे? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। मतलब हालांकि सेम होता है बट स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट होता है। उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और अगर ओरिएंटेशन चेंज कर दें तब जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। केवल इन दो चेंज करने से ही आपके पास आइसोमर बन सकते हैं, यानी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। यहाँ पे एक बार फिर थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म: चेंज इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म; चेंज इन ओरिएंटेशन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ऐसे कंपाउंड को आइसोमर और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। दो टाइप के हो गए, एक स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और एक स्टीरियो। आज वाले में हम ज़्यादातर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म ही क्लियर करेंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो है वो क्या होते हैं उनको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब देखना, जब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप बताऊंगा मैं, तो मैं ये मत सोचना कि स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप होते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो हम स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के और भी टाइप हम पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल स्ट्रक्चर आइसोमर के वही टाइप पढ़ रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में फर्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमर, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा लिंकेज आइसोमर, चौथा आपका जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और फिफ्थ हो जाएगा पोलराइजेशन आइसोमेरिज्म। अगर हम IIT JEE नीट के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखें तो ये फर्स्ट जो चार है वो ही पूछे जाते हैं। पांचवा जो है हमारे पास पॉलीमराइजेशन आइसोमर, वो नहीं पूछा जाता, तो हम इसको स्टडी भी हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर और कोऑर्डिनेट आइसोमर। ये चार हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आयनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है, आइसोमर का यही बेनिफिट है, जो नाम लिखा होगा ना वही आपके पास डिफरेंट होगा तो वो नाम हो जाएगा। जैसे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आपको क्या नाम लग रहा है? सबसे पहले आयन लग रहा है, यानी जिसके अंदर आयन क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ऐसा कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट नंबर ऑफ आयंस एंड टाइप ऑफ आयंस डिफरेंट हो। नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हो, और क्या होना चाहिए? टाइप ऑफ आयंस अगर डिफरेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे हमने पीछे वाले लेक्चर में ये पढ़ा है कि कितने नंबर ऑफ आयंस देता है एक कोऑर्डिनेशन, कोई 2 दे रहा था, कोई 3 दे रहा था। तो अगर इस तरह से नंबर ऑफ आयन डिफरेंट होते हैं तो भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। और अगर एक मान लो Cl नेगेटिव दे रहा है, एक Br नेगेटिव दे रहा है, तो भी वो आपके पास है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है। यानी जब उनका आयनाइजेशन करें, आयनाइजेशन का मतलब क्या है? हम अलग अलग कर रहे थे, सिंपल आयन को अलग रखते थे, कॉम्प्लेक्स आयन को अलग रखते थे, उन पे चार्ज इंडिकेट करते थे, तो उनको हम आयनाइजेशन करते थे। कैसे करते थे आयनाइजेशन? उसके अंदर हम वाटर ऐड करते थे। वाटर ऐड करते थे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता था वो तो इकट्ठा ही रहता था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से जो बाहर होता था वो क्या हो जाता था? अलग हो जाता था। ठीक है, तो हम अगर ये देखें उनको अलग करके, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ आयंस एंड टाइप्स ऑफ आयंस अगर डिफरेंट आ रहा है तो आपके पास आयनेशन है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CONS3 5Br SO4, ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसके दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे लिख सकता हूँ मैं। इसमें देखिए NH3 3 है, इसमें भी NH3 3 है, Br 1 है, Br 1 है और SO4 1 है। नीचे वाला भी सेम, पर ऊपर वाले में SO4 बाहर है, नीचे वाले में क्या है? Br बाहर है। अगर मैं उनको आयनाइजेशन करूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास? CONH3 5Br, ये तो अलग होगा नहीं। इस पर कितना चार्ज है? 2 पॉजिटिव, प्लस में क्या आ जाएगा? SO4 2 नेगेटिव। तो सल्फेट आयन। अगर मैं इनको अलग करूँ नीचे वाले को तो क्या बनेगा? CONH3 5SO4, एक नेगेटिव आएगा भाई, ये थोड़ा ठीक करो, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। ठीक, SO4 सॉरी, अगर इसको हम अलग करें 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर करें तो SO4 पे कितना चार्ज आएगा? 1 पॉजिटिव, और Br पे कौन सा चार्ज आएगा? -1। तो अगर ये हम देखें तो ऊपर वाले में कौन सा दे रहा है? SO4 2 नेगेटिव आयन मिल रहा है, नीचे वाले में कौन मिल रहा है? Br नेगेटिव, यानी ऊपर वाले सल्फेट आयन है, नीचे वाले ब्रोमाइड आयन है। तो हमारे पास क्या है? आयंस डिफरेंट है, इसका मतलब ये कैसे है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? चेक कर लीजिए, सेम है, बट नंबर ऑफ आयंस, इसमें सल्फेट आयन देगा, इसमें ब्रोमाइड आयन मिलेगा, तो नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट है, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा।
अब ये देखिए, क्या ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है? एग्जाम्पल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये दो लिखे, इन दोनों को चेक कर दीजिए। ऊपर वाले में कौन मिल रहा है आपको? सल्फेट आयन। नीचे वाले में आयोडाइड आयन। तो इनको अलग करोगे तो आपको मिलेगा। तो ये भी कौन सा आइसोमरिज्म है? आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। क्लियर हुआ? ये चेक कर लो आप भी। बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए कौन कौन से आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है। ठीक है, गुड एग्जाम्पल सही। वैसे मैं सारे एग्जाम्पल अच्छे ही रखते हैं। इसमें कितने आयन मिलेंगे आपको? 2Br नेगेटिव। इसमें कितने आयन मिलेंगे? 2Cl नेगेटिव। इसमें कितने आयन मिलेंगे? Cl नेगेटिव एंड Br नेगेटिव। इसमें कोई आयन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर कौन है? NH3। NH3 कैसा आपको बताया था, NH3 जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा मॉलिक्यूल होता है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है ना। तो इसमें कोई आपके पास आयन बनेगा ही नहीं। तो ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा, ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, क्योंकि आयन ही नहीं दे रहा। ऊपर वाले में 2 ब्रोमीन है, नीचे 2 Cl नेगेटिव है, एक नीचे वाले में Cl नेगेटिव Br नेगेटिव। तो नंबर ऑफ आयन्स या टाइप्स ऑफ आयन डिफरेंट होते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म है। तो फर्स्ट 3 है, लास्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन सोल्व हो गया तो आप मान लीजिए आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। A and B are two आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ दिस। एक फॉर्मूला है, इसके दो आइसोमर बनाने हैं आपको, एक A बनाना है, एक B बनाना है। अगर आइसोमर A बनाते हैं वो वाइट PPT देता है BaCl2 के साथ। तो आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था मैंने। ठीक है, आपको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ बताता हूँ। ठीक, अगर मान लो SO4 2 नेगेटिव आयन दे रहा है और उसकी रिएक्शन करवा ले हम BaCl2 के साथ, तो क्या बनेगा? BSO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? BSO4 बन जाएगा। और ये जो BSO4 बनेगा वो कैसा बनेगा? वाइट PPT का बनेगा। कैसा बनेगा? वाइट PPT का। ठीक है, और अगर अभी हमने BSO4 बनाया, ये वाइट PPT का। अगर रिएक्शन कराएं AgCl के साथ बनेगा तो भी वाइट PPT। AgBr बनेगा तो येलो PPT। और अगर AgI बनेगा तो लाइट येलो PPT। इनके कलर याद कर लेना आप। BSO4 वाइट PPT, AgCl वाइट PPT, AgBr येलो PPT और AgI आपका लाइट येलो PPT। तो ये क्या कह रहा है कि दो आपके पास A और B बनाने हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या कर सकता हूँ मैं? एक बार तो Br बाहर रख सकता हूँ मैं। ठीक है, एक बार क्या रख सकता हूँ मैं? SO4, क्योंकि अंदर तो मुझे कितने रखने हैं। इसका सबसे पहले देखो एक फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब आपको देखिए दो पॉसिबल फॉर्मूले हैं ना। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +3। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो दो पॉसिबिलिटी जैसे यहाँ दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यानी कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट होंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर किस में आते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी में आते हैं। सॉरी, सेकेंडरी वैलेंसी में आते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड्स के द्वारा स्पेसिफाई होती है। इसका मतलब न्यूट्रल वाले तो आपको लिगेंड्स में लेने ही लेने हैं। तो आपके पास उससे अगर ज़्यादा है ना न्यूट्रल वाले, फिर बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं कोबाल्ट जो है वो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो इसको 6 लिगेंड्स चाहिए। अगर मेरे यहाँ पे NH3 के 7 मॉलिक्यूल होते ना तो मैं 6 अंदर रख लेता, फिर एक बाहर रख देता। ठीक है, पर पहले अंदर रखेंगे। ठीक है, क्लियर भी बात। तो NH3 कितने हैं? 5। इसको तो मैं नीचे अंदर ही रख लूँगा। अब Br भी मोनोडेंट है और SO4 मोनोडेंट, तो एक बार Br अंदर रख लेता हूँ तो 6 पूरी हो जाएंगे, तो SO4 को बाहर रख दूंगा। एक बार SO4 को अंदर ले लूँगा तो Br को कहाँ रख दूंगा? बाहर रख दूंगा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले मैंने बना ली। ठीक है, समझ में आई बात हुई। अब इसकी रिएक्शन करें BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ, तो ये अलग होकर क्या बनेगा? SO4। तो Ba2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आपस में रिएक्शन कर लेंगे, क्या बना लेंगे? BSO4। और ये जो है Br नेगेटिव मिलेगा AgNO3 के साथ करेंगे तो AgBr। तो AgBr कैसा होता है? लाइट येलो PPT होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। AgBr कैसा हो जाएगा? येलो PPT का आएगा। ठीक है, और BSO4 कैसा आएगा? वाइट PPT का। तो ये वो फॉर्मूला है। तो ये आपको बनाने थे कि इसके फॉर्मूले कैसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे टेस्ट लिखिए। SO4 टेस्ट, यानी SO4 नेगेटिव तो BaCl2 वाइट PPT।
ठीक है। Cl AgCl वाइट पीपीटी, Br लाइट येलो पीपीटी। मैंने थोड़ा नीचे वाले को लाइट येलो बता दिया था, तो थोड़ा इसको भी सुधार कर लेना। और आई टेस्ट AgNO3 के साथ कराएंगे तो AgI बन जाएगा, तो ये क्या बनेगा, येलो पीपीटी। ठीक है, तो इस तरह से आपके इन चारों के क्या रखने, थोड़े कलर याद रखने, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। ठीक है। हाइड्रेट आइसोमरिज्म। अब हाइड्रेट आइसोमरिज्म क्या होते हैं, उसका पहली बात तो आयनाइजेशन आइसोमर होना चाहिए, यानी आयनाइजेशन आइसोमर तो होना ही होना चाहिए। नंबर ऑफ आयंस तो डिफरेंट होने ही होने चाहिए। इन विच H2 इज रिटन इन प्लेस ऑफ आयंस। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स H2O प्ले ड्यू रोल। दो आपके पास रोल अदा कर सकता है H2, या तो वो H2 लिगेंड्स के रूप में हो, या फिर H2 एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, यानी H2O बाहर हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है तो नंबर ऑफ आयन तो नहीं देगा, फिर वो H2O अलग हो जाएगा। H2O अलग हो जाएगा, इसका मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हम कह सकते हैं कि उसकी तरह वो यूज कर रहा है, या फिर लिगेंड्स की तरह। सिंपल सा आपको कंसेप्ट बता दूँ, वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट है। पहला आपको चेक करना पड़ेगा कि आयनेशन आइसोमरिज्म होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आयनेशन आइसोमरिज्म है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट है। जैसे एक फॉर्मूले के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स 5 है, और एक के अंदर वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स 6 है, तो इसका मतलब वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी है। आयनेशन आइसोमर होना चाहिए, और आपके पास वो हाइड्रेट आइसोमरिज्म कब होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट होगा। बस एक ही ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स, वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स आर डिफरेंट। अगर ऐसा है तो फिर वो कौन सा है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। ठीक है, इसके भी एग्जांपल से क्लियर करवा देता हूँ आपको। देखिए, H2 मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तब तो लिगेंड्स की तरह। सिंपल सी बात है, कितनी बार हम बता चुके हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंटर मेटल एटम एक होगा, बाकी सारी लिगेंड्स होंगे। तो अंदर आया तो फिर H2 लिगेंड्स का काम कर रहा है, और अगर बाहर आया है तो फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। WOC से कंफ्यूज मत होना कि क्या लिख दिया WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये दो एग्जाम्पल देखिए, इसमें 6 के 6 मैंने अंदर दिखा रखे, तो एक्ट एज ए लिगेंड्स। और इसमें हम 5, तो ये बाहर वाला जो है वो एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये थोड़ा ठीक कर लीजिए, बाहर वाला जो है वो एक्ट एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अंदर वाला तो लिगेंड्स की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, क्या ये नंबर ऑफ, अगर मैं ये कहूँ इन एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, क्या ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म है, तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए कि क्या ये आयनेशन आइसोमरिज्म है। ऊपर वाला कितने आयन दे रहा है, 3Cl नेगेटिव। नीचे वाला कितना दे रहा है, 2Cl नेगेटिव। क्या नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट है, तो इसमें तो एक जो कॉम्प्लेक्स वाला बनेगा, पॉजिटिव वाला भी तो बनेगा ना, इससे पहले कौन सा बनेगा, पॉजिटिव वाला। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, 4। नीचे वाले टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3। तो ये नंबर ऑफ आयंस क्या दे रहा है, डिफरेंट दे रहा है। तो आयनेशन आइसोमरिज्म तो है। क्या वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट है, इसमें कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, 5। इसका मतलब ये हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी शो करता है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी शो करेगा। ठीक है बच्चों, बड़े नेक्स्ट इस एग्जाम्पल में देखिए, ये क्या देगा, 3Cl नेगेटिव, ये क्या देगा, 2Cl नेगेटिव। नीचे वाला क्या देगा, 1Cl नेगेटिव। क्या नीचे वाला आयन देगा, नहीं देगा। तो क्या ये हाइड्रेट आइसोमर होगा, नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए, ये तो नहीं होगा। अब इन आइसोमर में डिफरेंट कर सकते हैं, कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज आइसोमर। इसमें 6, 5, 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म में नंबर ऑफ आयंस अलग है, आयनेशन आइसोमर है, और आयनेशन आइसोमर होगा तभी हम हाइड्रेट आइसोमर की पहचान कर सकते हैं। अगर हम इसकी पहचान करें तो AgNO3 से कर सकते थे। AgNO3 से कैसे कर सकते थे, कि आपके पास यहाँ पे AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएं फर्स्ट केस में, तो 3 आपके AgCl मिलेंगे। नीचे वाले के साथ कराएं तो कितने मिलेंगे, 2 AgCl मिलेंगे। और नीचे वाले के साथ कराएं तो कितना मिलेगा आपको, 1 AgCl मिलेगा। और नीचे वाले के साथ नहीं करेगा। और CnH2SO4 के साथ कराएं तो ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, और ये वेपराइज होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, लिंकेज आइसोमरिज्म या फिर कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म, यानी आपके पास लिंकेज आइसोमरिज्म से क्या क्लियर है,
क्या मीनिंग है यहाँ पे कि लिंक डिफरेंट। अब लिंक मतलब जिससे जो कनेक्ट हुआ है, यानी जब सेंट्रोमेटल एटम लिगेंड से जब कनेक्ट हुआ है वो डोनर एटम डिफरेंट हो, यानी कनेक्शन ही डिफरेंट के साथ बनाओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, लिंकेज आइसोमर या फिर कोऑर्डिनेट है। तो इसके साथ आपके पास अगर लिगेंड्स एम्बिडेंट है तो डेफिनेटली लिंकेज आइसोमर। पीछे वाली वीडियो में देख लीजिए, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे Cn नेगेटिव, इसमें Nc नेगेटिव, इसमें नाइट्रोजन डोनेटम है, इसमें सॉरी ऊपर वाले में कार्बन डोनेटम है, नीचे वाले नाइट्रोजन डोनेटम। NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन डोनेटम है, ONO में ऑक्सीजन डोनेटम है। अगर ऐसे एम्बिडेंट लिगेंड्स है फॉर्मूले के अंदर और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डेफिनेटली वो आपका लिंकेज या फिर कोऑर्डिनेट है आइसोमरेज। देखिए दो एग्जांपल। क्या पहला आपका आयनाइजेशन आइसोमरेज, आयन तो डिफरेंट दे ही नहीं रहा। क्या वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स डिफरेंट, चलो पहली बात तो आयनाइजेशन आइसोमरेज भी नहीं है ना, तो फिर हाइड्रेट आइसोमरेज की तो सोच ही नहीं सकते आप। अब आ जाओ लिंकेज पे, चार ही तो आइसोमरेज है, ठीक है ना, कौन कौन से, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब इसमें देखिए NO2 है, नीचे ONO है, तो इसका मतलब एम्बिडेंट लिगेंड्स है, तो लिंकेज आइसोमर है। इसमें CN NC ये भी लिंकेज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, चेक कर लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इसके अंदर एमिडेंट लिगेंड्स यूज हुआ है। अगर एमिडेंट लिगेंड्स यूज हुआ है तो वो कौन सा है, लिंकेज आइसोमरिज्म। मैंने बता दिया लिंकेज आइसोमरिज्म कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट डोनर एटम कनेक्टेड विद सेंटर मेटल एटम। लिगेंड्स का डोनर एटम क्या होना चाहिए, डिफरेंट कनेक्टेड होना चाहिए सेंटर मेटल, यानी जिसके साथ लिंक बना है ना वही डिफरेंट होना चाहिए। हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, यानी वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड्स डिफरेंट होना चाहिए। आयनेशन क्या होता है, आयन डिफरेंट। लास्ट करते हैं कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। कौन सा, कोऑर्डिनेट आइसोमरिज्म। अब इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है ना। अब आपको क्या कहोगे, सर पीछे तो अभी करवाया था लिंकेज के साथ क्या लिखा था, तो देख लीजिए आपके पास इससे थोड़ा सा फर्क है, ये आपको मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट लिंकेज के साथ लगे, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट होता है, ये कोऑर्डिनेशन होगा भाई, ठीक है। ये ऊपर वाला ठीक कर लीजिए, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट अलग है, कोऑर्डिनेशन अलग है, छोटा सा वर्ड है, वैसे तो आएगा नहीं आपको ऐसा, कोऑर्डिनेशन ही दिया होगा, लिंकेज अलग होगा, ठीक है। लिंकेज का दूसरा नाम जो कोऑर्डिनेट है वो नहीं दिया हुआ मिलेगा आपको, लिंकेज ही मिलेगा, इसको ठीक कर लीजिए। ये मिसप्रिंट, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन आइसोमर जम कर लीजिए, जिसमें बोथ केटाइन एनाइंस आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंटर मेटल एटम के साथ बना है, वो सेंटर मेटल एटम ही डिफरेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। और पहचान करने का सबसे आसान सा तरीका बता रखा है मैंने, सभी के यही लाइन लिखी है, मैंने कोई डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैंने पहचान करने का तरीका लिखा था कि आप नीट के एग्जाम में और IIT JEE के एग्जाम में आप आसानी से पहचान पाओ कि क्या आपके पास आंसर होगा। तो बोथ केटाइन एंड एनाइन आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, अगर दोनों के अंदर केटाइन और एनाइन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और नेगेटिव चार्ज वाला दोनों ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, तो डेफिनेटली वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। इसमें देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, ऊपर वाले प्लेटिनम का लिगेंड्स कौन है, Cl है, नीचे वाले में कौन है, NH3, यानी अलग हो गए सेंटर मेटल एटम, या कह सकते हैं लिगेंड्स डिफरेंट हो गए। तो इनको अलग अलग करेंगे तो एक भी पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, दोनों ही कॉम्प्लेक्स वाली आएंगी, क्योंकि सिंपल आयन यस तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप ये आपका क्लियर हुआ। अब कुछ एग्जाम्पल है, इनको 1 बाय 1 देख लीजिए, सोच लीजिए कौन सा आइसोमरिज्म है। क्या इसमें एमिडेंट लिगेंड्स है, नहीं है ना, एमिडेंट लिगेंड्स नहीं है तो क्या ये लिंकेज आइसोमरिज्म होगा, नहीं। क्या इसमें दोनों केटाइन और एनाइन कॉम्प्लेक्स होंगे, नहीं होंगे, तो क्या ये कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा, नहीं होगा। क्या ये आयनेशन आइसोमरिज्म होगा, ऊपर वाले कितने आयन देगा अलग होने के बाद, 2Cl नेगेटिव, और नीचे वाला 1Cl नेगेटिव। पॉजिटिव वाले बोलना मन मत, पॉजिटिव तो दे ही देगा,
क्योंकि अगर नेगेटिव आया तो दूसरे पॉजिटिव आया होगा, ठीक है। तो आयन डिफरेंट दे रहा है, आयन डिफरेंट दे रहा है तो आयनेशन आइसोमरिज्म चलो है। अगर आयनेशन आइसोमरिज्म ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज एलिगेंट्स 3, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एज एलिगेंट्स 2, वाटर मॉलिक्यूल एज एलिगेंट्स तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। चलिए नीचे वाला देखिए, दोनों ही चेक करो, सोचने का इतना टाइम होने नहीं चाहिए, आपको आसानी से आंसर मिल भी गया होगा, क्योंकि दोनों ही केटायन और एनाइन दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, तो कौन सा आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। चलिए जल्दी से इनको भी सोल्व कीजिए। पहला एग्जांपल, ये कितने नेगेटिव आयन देगा, 2Cl नेगेटिव, ये कितने नेगेटिव आयन देगा, 2Br नेगेटिव। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। तो कौन, क्या वाटर मॉलिक्यूल एलिमेंट्स डिफरेंट है, नहीं है, ये केवल कौन सा आइसोमरिज्म होगा, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। इसमें देखिए Cn है, नीचे वाले में क्या है, Nc है, यानी एम्बिडेंट लिगेंड्स है, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म होगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये हाई लेवल का क्वेश्चन आपको। टू कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrNH3NO2 यानी ये तो फॉर्मूला है। इन एक्वस सॉल्यूशन वन ऑफ दीज कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, एक तो, और अदर जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब एक तो आयन देगा और दूसरा आयन नहीं देगा। गिवन दैट 2H2 मॉलिक्यूल गेट्स अटैच टू ए कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो था ही था, इसके अंदर दो मॉलिक्यूल किसके जोड़ देंगे, H2 के। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, CrNH3 और 2 मॉलिक्यूल इन एक्वस सॉल्यूशन। राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। तो एक तो आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिस जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब आयन प्रोड्यूस होना चाहिए, और एक ऐसा बनना है जो आयन नहीं देगा, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई यहाँ पे, +3, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बनेगा, इसका 6 बनेगा, 6 बनेगा। इसका मतलब आपको ये देखना है 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। पहले कौन से लूँ, न्यूट्रल वाले लूँ, फिर भी मुझे ध्यान रखना है न्यूट्रल वाले अगर मैं अंदर लूँगा तो ये 3 जो है वो आपके पास NH3 ने बना ली, 2 किससे बना लूँ मैं, NO2 से बना लूँ। तीनों ही क्यों नहीं बना NO2 से, क्योंकि तीनों ही अगर NO2 से बना दिया तो बाहर कौन बचेगा, H2O बचेगा, और बाहर अगर H2O बचेगा तो इनको दोबारा से जब आयनाइजेशन करेंगे तो क्या आयन प्रोड्यूस होंगे, नहीं होंगे। और आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे तो क्या एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा। पर ये तो कह रहा है कि कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब आयन देना चाहिए। और आयन कब देगा, जब उसमें से एक NO2 को क्या रख लेंगे, हमें बाहर रख लेंगे। तो एक NO2 को बाहर रख लिया, तो एक H2O को भी बाहर रखना पड़ गया। क्यों, क्योंकि अगर मैं NH3 तीनों लेता हूँ, NO2 2 लेता हूँ, तो कितने बने मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए इसके, 5, तो एक H2 ले लिया। नीचे वाला जो दूसरा बनाना है वो आपका कंडक्ट नहीं करे इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए बाहर आयन नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने NO2 को अंदर ले लिया और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर रख लिया, तीनों इसी से पूरी करवा दी, ठीक है। अब क्या देगा, वाटर मॉलिक्यूल देगा, न्यूट्रल मिलेगा, आयन होगा ही नहीं, चार्ज आएगा ही नहीं, आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आइसोमरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इन ओरिएंटेशन। ये तो डेफिनेशन ही होगी। स्टीरियो आइसोमरिज्म पहले मैं बता चुका हूँ, स्टीरियो आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होता है, देखो पहले बात मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो आइसोमर बताया आपको, ठीक है ना। अब ये डिफरेंट शो क्यों करता है, तो 2 रीजन हो सकता है, या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से अगर वो आइसोमर है तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है, और अगर ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप डिफरेंट होने से अगर आइसोमरिज्म है तो वो कौन सा, स्टीरियो आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 4 टाइप के मेन होते हैं हमारे पास, लिंकेज आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म एंड हाइड्रेट आइसोमरिज्म, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होगा, आयंस डिफरेंट होंगे, और हाइड्रेट आइसोमरिज्म में क्या होगा, पहला तो चेक करना है कि आयनाइजेशन आइसोमरिज्म होना चाहिए, दूसरा आपको चेक करना है वाटर मॉलिक्यूल एज लिगेंड्स डिफरेंट होना चाहिए। लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या होना चाहिए, एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, तो वो लिंकेज आइसोमरिज्म है। अगर आपके पास
दोनों यानी केटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स होते हैं, बोथ केटाइन एंड एनाइन आर कॉम्प्लेक्स, देन कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। क्लियर हुई बात? चलिए, स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप की होती है, एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये दो टाइप के होते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, 6 हो। 4 वाले के क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं भाई? 4 वाले के एक तो क्या बन सकता है, टेट्राहेड्रल बन सकता है। कौन सा बन सकता है? टेट्राहेड्रल। और ये कौन सा बन सकता है? स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। और ये कौन सा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। पहला कौन सा है? टेट्राहेड्रल। दूसरा कौन सा है? स्क्वायर प्लेनर। तीसरा कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल। तो ये अगर शेप है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। इसमें दो होते हैं, एक सिस होता है, एक ट्रांस होता है। ये आगे आने वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो लगभग हम एंडिंग की तरफ है चैप्टर के। एक और लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश करने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बहुत बड़ा है कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। तो ये आपके पास आज हमने स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ा। स्टीरियो आइसोमरिज्म हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।